नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप सभी का जीएस गुरु स्वागत करता हूं पुनः आप सभी का एक बार प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारे भविष्य के अधिकारियों के लिए है, क्योंकि जैसा कि आज आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी के प्रकाश मतलब लाइट चैप्टर का जितना भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम लोग करने वाले हैं। और सिर्फ लाइट चैप्टर का ही नहीं, हम लोग धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर्स का भी करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स का करेंगे, तो सारा आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। चूंकि लाइट चैप्टर जो है दोस्तों, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में तो तय है कि आपको एक नए क्वेश्चन इसे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका अगर आप प्रश्न छोड़ करके आते हैं तो समझिए कि बड़ा जो है फिर दिक्कत होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर का एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए बिना किसी विलंब का हम लोग शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा ये सेशन। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है। और ये जो है 63rd बीपीएससी 2017 का प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है। चलिए आप लोग जो है जवाब देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इनमें से क्या लग रहा है आपको, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक होगा। चलिए दोस्तों, तो इसका उत्तर हम लोग करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या था, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम हो गई। अब देखिए दोस्तों, एक और बात मैं यहां पर बता दूं आप लोगों को कि ये जो आप यहां देख रहे हैं, यहां जो आप देख रहे हैं तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य को हम किस में मापते हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को, वेवलेंथ को आप किस में मापते हैं, तो आप कहिएगा कि सर एंगस्ट्रम में मापते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रम में। और आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि एक एंगस्ट्रम कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम हो जाएगा दोस्तों, एक एंगस्ट्रम हो जाएगा 10 का पावर -10 मीटर। 10 का पावर -10 मीटर आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है। तो फिर यहां पे हमसे रेंज पूछ रहा है कि जो सोलर रेडिएशन है, सौर विकिरण है, वो इनमें से कौन से रेंज में हमें दिखाई देता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर। आपको याद रखना है 400 टू 700 एनएम के बीच आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ये कह रहा है कि दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स उत्पन्न करता है वह है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पे हमसे क्या बोल रहा है, प्रकाश फ्लक्स बोल रहा है। ठीक है, प्रकाश फ्लक्स के बारे में बोल रहा है। तो प्रकाश फ्लक्स को आप लोग सूचित कीजिएगा एफ से, और एफ बराबर क्या लिखिएगा, देखिए यहां पर एक फॉर्मूला है हमारे पास, F बराबर 4 पाई आई दोस्तों। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, F इक्वल्स टू क्या याद रखना है, 4 पाई आई आप लोगों को याद रखना है, जहां पे ये जो आई होगा वो इंटेंसिटी हो जाएगा, वो तीव्रता हो जाएगा। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि सर 4 पाई तो ऐसे ही रहने दीजिए, और आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्या, तो बिल्कुल दिया हुआ है। यहां पर देखिए दोस्तों, 2 कैंडेला दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है फिजिक्स में जानते हैं कि कैंडेला किसका मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो तीव्रता यहां पर दिया हुआ है 2 कैंडेला, तो आप यहां पे क्या रख दीजिएगा दोस्तों, 2 रख दीजिएगा। और यहां से हमारा ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8
पाई आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 8 पाई कहीं पर है तो कहिएगा कि सर यहां पर 8 पाई है, ठीक है। और ये प्रकाश फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 पाई ल्यूमेन हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, 4 पाई आई, और फिर इसको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। देखिए प्रश्न करने के लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए, पहली बात तो कॉन्सेप्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखिए नॉलेज अलग चीज होता है और अंडरस्टैंडिंग अलग चीज होता है, ठीक है। तो सिर्फ अगर आप रट्टा मार करके कोशिश कीजिएगा कि हम साइंस कर ले तो फिर नहीं होने वाला है। आपके पास कॉन्सेप्ट का जानकारी होना चाहिए ताकि आप चीजों को रिलेट कर सके। दूसरी बात कि जब हम लोग बनाते हैं तो या तो ऑप्शन में डायरेक्ट आपको क्या हो जाए, जो हमारा सही आंसर है वो आप लोग डायरेक्ट पकड़ ले और उसको टिक कर दे, या फिर आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम छटैया करते हैं, ठीक है ना, कि अरे ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, अच्छा तो ये हो सकता है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है कि सही कथन चुनिए। अब देखिए सही कथन चुनना है हमें, इतना बात तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तो आप कहिएगा कि सर सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ये किसका होगा दोस्तों, तो ये आप कहिएगा कि सर रेड का होगा, जिस कलर से हम लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा लाल का। और सबसे कम अगर कहा जाए तो सबसे कम किसका कहिएगा, सबसे कम ये हो जाएगा बैगनी का, बैगनी। अब देखिए इसी का उपयोग हमें यहां पर करना है। तो हमसे कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। भाई ये तो एकदम विरोधाभास स्टेटमेंट हो गया। हम जान रहे हैं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, जबकि यहां पे कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है। भाई लाल का किसी से कम नहीं होता है, लाल का तो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो हमारा ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से अधिक होता है। भाई बैगनी से क्या, सबसे अधिक तो लाले का होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग कर सकते हैं, यहां पर ये सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे से अधिक होता है। ये भी यहां पर जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि अभी जस्ट हम यहां पे लिखे कि सबसे कम किसका है, बैगनी का है, सबसे कम है बैगनी का, जबकि यहां कह रहा है कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य हरे से अधिक होता है। मतलब इसके कारण ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया दोस्तों। और अगले स्टेटमेंट की ओर बढ़े तो बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले से अधिक होता है। तो देखिए ये भी यहां पर कह रहा है कि बैगनी का जो है पीले से अधिक होता है, नहीं, बैगनी का सबसे कम होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर आप क्या दे दीजिएगा, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की गति किसके लिए, यहां पे होना चाहिए प्रकाश की गति किस माध्यम में, या फिर चलिए ठीक है किसके लिए सबसे कम होती है। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि लाइट का जो वेलोसिटी है, जो लाइट का चाल है, प्रकाश की जो गति है, वो इसमें से किसमें सबसे कम होगी। तो देखिए दोस्तों आपको याद रखना है कि जिसका अपवर्तनांक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका अपवर्तनांक क्या होगा, जितना ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतनी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर देखते हैं
तो देखिए दोस्तों, सबसे अधिक चाल किसमें होती है? तो आप कहिएगा कि सर सबसे अधिक चाल होती है निर्वात में। निर्वात में आप कहिएगा कि सबसे अधिक होती है। निर्वात के बाद आ गया वायु, तो निर्वात से थोड़ा सा कम होगा किसमें? वायु में। और वायु से थोड़ा सा कम हो जाएगा किसमें? जल में। और सबसे कम जो दिए हुए ऑप्शन है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे कम किस में हो जाएगा? तो कांच में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या बताए दोस्तों? यहां पर बताए कि सबसे अधिक आपका हो गया निर्वात में। निर्वात में सबसे अधिक है, इसके बाद वायु है, इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद आपका हो गया जल और फिर इसके बाद क्या हो गया आपका? कांच हो गया। कांच में दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर बोला जाए तो सबसे कम आप किस में बोलिएगा? कांच में बोलिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, किसके द्वारा संभव है? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है। और अगर आप पढ़े होंगे तो कभी ना कभी जीवन में एक चित्र बना हुआ जरूर आप देखे होंगे, जो अभी हम बना करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों, जो व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश, वो 7 रंगों का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो 7 रंगों का बना हुआ है ना, इसको हम कहते हैं अवयवी रंग। ठीक है, क्योंकि इसी से श्वेत प्रकाश बना हुआ है, ये अवयवी रंग है। तो हम देखें कि हमने लगाया एक प्रिज्म। ठीक है, हमने लगाया एक प्रिज्म और फिर जैसे ही हम प्रिज्म से क्या करवाए हैं दोस्तों? व्हाइट लाइट को हम पास करवाते हैं। ये व्हाइट लाइट को हम पास करवाएंगे तो यहां पर हमें अलग अलग कलर जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का आप चित्र जो है देखे होंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो व्हाइट लाइट है ये अपने अवयवी रंगों में, अवयवी रंग में जिससे मिल करके ये बना है। ठीक है ना, अपना जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है, ठीक है, अपने अवयवी रंगों में ये विभक्त हो गया। ये 7 अलग अलग रंगों में इधर विभक्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि श्वेत प्रकाश का, ठीक है, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों, में विभक्त होने की घटना, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। वर्ण का मतलब रंग होता है और विक्षेपण मतलब उसका स्प्लिट हो जाना होता है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए कि ये किसके द्वारा संभव हो पा रहा है? तो आप कहिएगा कि सर आप तो बनाए हैं प्रिज्म, तो देखिए जरा ऑप्शन में प्रिज्म है क्या? आप कहिएगा कि पहले नंबर में सर प्रिज्म दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिज्म के द्वारा यहां पर हम देखें वर्ण विक्षेपण संभव हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। तो सौर भट्ठी में हम निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग कर रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, आपको जो है दर्पण का उपयोग भी याद होना चाहिए और दर्पण के उपयोग से भी हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर तो हम लोग जो है बारी बारी से सबका उपयोग भी देख लेंगे, किस दर्पण का उपयोग कहां हो रहा है। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करते हैं कि सौर भट्ठी में कौन से दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का हम उपयोग करेंगे, कॉनकेव मिरर का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए
कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का उपयोग और कहां करते हैं हम, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का यूज जो है हम हजामती दर्पण में भी करेंगे। हजामती दर्पण मतलब कि सलून में भी आप इसका यूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सौर भट्ठी में तो कर ही रहे हैं, सौर भट्ठी में। चलिए, और जो है नाक कान गले की जांच में कर लीजिएगा, नाक कान गले के जांच में करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का दोस्तों हम उपयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का हम उपयोग करते हैं। अगर समतल दर्पण का उपयोग पूछा जाए तो कहां यूज कीजिएगा। अब देखिए, सुबह सुबह आप उठ करके क्या किए, तो जो भी करना है सुबह सुबह आप कर लिए, उसके बाद नहा धो करके आइएगा, बाल में एकदम सेट वेट जेल लगा करके। तो ये सेट वेट जेल जो लगाइएगा बाल में, कंघी लेकर के बैठिएगा, तो मुंह कहीं ना कहीं देखिएगा ना। कहां देखिएगा मुंह, फोन का कैमरा लेकर के मुंह देखिएगा, नहीं, दर्पण में देखिएगा, आईना में देखिएगा, ठीक है। तो जो आईना हम यूज कर रहे हैं अपना चेहरा देखने के लिए, वही हमारा कौन सा है, वो हमारा समतल दर्पण है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल, हमारा नॉर्मल चेहरा, ठीक है ना, चेहरा देखने के लिए। अब ये मत कहिएगा कि सर किसी भी आईने में चेहरा देख लेंगे, ठीक है किसी भी आईने में देख लेंगे, बट नॉर्मली हम किसका यूज करते हैं, हम समतल दर्पण का यूज करते हैं एज अ लुकिंग मिरर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग उत्तल दर्पण का भी उपयोग देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आप कहां कीजिएगा, इसका उपयोग आप कर लीजिएगा। चलिए, तो उत्तल दर्पण का आप यूज कीजिएगा कहां पर, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में आप इसका यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो साइड मिरर है, साइड मिरर, इसमें आप यूज कीजिएगा उत्तल दर्पण का। अब हम उत्तल दर्पण का उपयोग एज अ साइड मिरर क्यों करते हैं, साइड मिरर के रूप में ही क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण जो है वो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और पीछे का जो आप जब देखिएगा तो एक वाइड रेंज आपको उसमें दिखाएगा। तो मतलब जो भी पीछे बड़ा कोई गाड़ी वगैरह आ रहा है, आप उसको इजीली उसमें छोटे रूप में देख सकते हैं आईने में, और एक क्लियरेंस जो है वहां पर आप दे सकते हैं, ठीक है। और विस्तृत क्षेत्र भी आपको इसमें दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, सबका यूज भी यहां पर हो गया। समतल दर्पण चेहरा देखने में, अवतल दर्पण का हम कर लिए, हजामती दर्पण में, सौर भट्ठी में, नाक कान गले की जांच में कर लिए। और भी आप लिख सकते हैं यहां पर, तो वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी लिख सकते हैं। वाहनों के हेडलाइट एवं सर्च लाइट। चलिए, तो ये सब आपको नोट डाउन करते जाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है, बोल रहा है अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है, व्यास को बढ़ा रहे हैं, तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि विभेदन क्षमता क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, उसके बाद हम इसको कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये विभेदन क्षमता क्या है, रिजॉल्विंग पावर क्या है, मतलब कि दो वस्तु है आपके पास, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि आप रात के समय जो है एनएच पर बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पैदल भी मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, सामने से जो है आपको एक ट्रक जो है दिख रहा है। अब वो ट्रक आपको क्लियरली अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा है, दूर है, अभी वो अभी काफी दूर है। तो आप देखिएगा कि जो ट्रक में या फिर कोई भी गाड़ी में ये जो दो गो लाइट हम लोग देख रहे हैं, हेडलाइट, तो जब वो काफी दूर होगा ना, तब आप उसको क्लियरली अलग अलग नहीं देख पाइएगा। आपको वो दोनों जो लाइट है, जो दोनों आप जो हेडलाइट देख रहे हैं, वो दोनों का लाइट एक में ही मर्ज दिखाई देगा। आपको लगेगा एक सिंगल लाइट जो है वो आ रहा है।
लेकिन जैसे जैसे वो आपके करीब आता जाएगा, जैसे जैसे वो नजदीक आता जाएगा, आप देखिएगा कि इन दोनों लाइट्स में आप जो है एक अंतर स्पष्ट कर पाइएगा। अब आपको धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा अलग जो है दिखाई देगा। तो हम देखें कि वह क्षमता जिससे हम दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों के बीच, ठीक है ना, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच, जरूरी नहीं है प्रकाश स्रोत, वस्तु भी हो सकता है, तो दो अलग अलग वस्तु या प्रकाश स्रोतों के बीच हम अंतर कर पा रहे हैं, ठीक है, इसी को आप क्या कहिएगा, विभेदन क्षमता कहिएगा, ठीक है ना। मतलब कि आप जो है उसको एक में नहीं देख रहे हैं, अब आप उसको अलग अलग देख पा रहे हैं। तो जब हम देख पाएंगे तो इसी को हम कहेंगे विभेदन क्षमता, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं प्रश्न पे। कह रहा है कि कोई टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप का जो अभिदृश्यक लेंस है इसके व्यास को हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो व्यास बढ़ाने से उसके विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे हम व्यास बढ़ाएंगे दोस्तों तो विभेदन क्षमता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये जो अभिदृश्यक लेंस है इसका विभेदन क्षमता निर्भर करेगा उसके व्यास पर। तो आप व्यास बढ़ाइएगा तो विभेदन क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि सारा जो एनालिसिस है, सारा विश्लेषण आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है। कहीं भी कोई भी किताब उठाने का आपको जरूरत नहीं है पीवाईक्यू के लिए। सारे चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसका जो एनालिसिस है, आप लोगों को एक जगह मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति, देखिए लेंस की शक्ति यहां पर दिया हुआ है कितना, तो +2 डायोप्टर दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहां पर एक प्रश्न हमारा यह भी बन गया कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा डायोप्टर होता है, ठीक है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो यहां पर जो पावर है दिया हुआ है +2 डायोप्टर और कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए दोस्तों जो पावर है इसका क्या फॉर्मूला होता है, आप लिखिएगा सर P = 1/f होता है, ठीक है ना। जो पावर ऑफ लेंस होगा वो रेसिप्रोकल होता है किसके, फोकल लेंथ के, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इसी का रेसिप्रोकल है। तो हम यहां पर देखिए पावर कितना दिया हुआ है, तो पावर दिया हुआ है +2, तो हम यहां पर पावर के जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, +2 लिख देंगे बराबर 1/f, चूंकि f तो हमें निकालना है तो 1/f। अब देखिए दोस्तों यहां से आप निकालिएगा f = तो 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2। अब आप कहिएगा कि सर 1/2 तो कहीं पर ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, क्या किया जाए। अब देखिए ये जो फोकस दूरी हम लोग लेते हैं दोस्तों, तो फोकस दूरी हम लोग जनरली किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आया है ये मीटर में आया है, ठीक है ना। ये हाफ क्या हो गया दोस्तों, मीटर हो गया। और जब आप इसको इस हाफ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा और फिर ये यहां पर कटेगा 50 बार में, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं है 50 सेंटीमीटर, आप कहिएगा बिल्कुल है, ठीक है। चलिए तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें मायोपिया के बारे में बोल रहा है। अब कहिएगा कि ये कौन सी बला आ गई, कोई बला नहीं है, बला अगर है भी तो उसको टाल देंगे। देखिए यहां पर तो आप लोग जो है दृष्टि दोष पढ़े होंगे और दृष्टि दोष में हम लोग क्या पढ़े, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब हम लोग दोष पढ़े हैं, ठीक है। जरा दृष्टि दोष हो गया, अबिंदुकता हो गई। तो यहां पर देखिए दोस्तों जो हम लोग पढ़े एक होता है हमारा निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष।
तो निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है ना, शॉर्ट साइटेडनेस आप इसको कहिएगा निकट दृष्टि दोष। और इसी निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, इसी का अन्य नाम है दोस्तों मायोपिया, ठीक है, मायोपिया हो गया ये मायोपिया। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमसे मायोपिया पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है, तो आप कहिएगा अच्छा इसका मतलब है निकट दृष्टि दोष के बारे में ही पूछ रहा है, मायोपिया लिख करके उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो जैसा नाम उसके विपरीत काम होगा, ठीक है, जैसा नाम है उसके विपरीत काम होगा। निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की ही वस्तु आपको दिखाई देगी, ठीक है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का ही हमें दिखाई देगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में इसमें क्या होगा, तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी और दूर का अस्पष्ट हो जाएगा, अस्पष्ट। अब देखिए, अब इसी से हमारा प्रश्न बन जाना है यहां पर। अब कह रहा है ऑप्शन पे आइए कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से। अब देखिए जरा यहां पर क्या दूर का हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो दूर का ये हमारा नहीं हो जाएगा। हमें क्या ढूंढना है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट बोले तो पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तो देखिए क्या हमारा ये वाला पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये जो अभी हम बताए थे ये मैच कर रहा है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। तो यही उत्तर हो गया हमारा दोस्तों, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। कह रहा है कि किस प्रकार के लेंस का आप इसमें उपयोग कीजिएगा ताकि आपका निकट दृष्टि दोष का समस्या दूर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको याद रखना है यहां पर कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, इसके उपचार के लिए हम किस प्रकार के चश्मा लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसके उपचार के लिए हम अवतल का उपयोग करते हैं, ठीक है, अवतल लेंस का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है, कॉनकेव लेंस का हम यूज करेंगे। और अगर हमसे प्रश्न पूछता कि सर दूर वाले में, ठीक है ना, मतलब दूर दृष्टि दोष इसके उपचार के लिए सर कौन सा लेंस लगाएंगे, तो दूर दृष्टि दोष के लिए आप लगाइएगा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस का आप चश्मा पहन लीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। चलिए तो अब जो है आप खुद से उत्तर करने का कोशिश कीजिए। तो आप कहिएगा सर निकट दृष्टि दोष बोल रहा था, मतलब कि अवतल लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस हमारे बी नंबर में मिल गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, यहां बोला स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो देखिए अभी क्या जस्ट हम लोग ये नहीं किए थे कि निकट की वस्तु हम लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं, किसमें, निकट दृष्टि दोष में। तो यहां पर देखिए फिर से वही प्रश्न हमारा आ गया कि पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है। तो फिर से देखिए दोस्तों वही बात आ गई यहां पर घूम फिर करके कि जो निकट दृष्टि दोष है हमारा, निकट दृष्टि दोष, इसमें हम निकट का देख पा रहे हैं, निकट स्पष्ट है, स्पष्ट, ठीक है। चलिए और दूर वाले में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में
क्या स्पष्ट होगा? तो आप कहिएगा दूर दृष्टि दोष में दूर होगा स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट। अब देखिए कह रहा है कि पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, इसका मतलब है निकट दृष्टि दोष हमारा क्या हो गया यहां पर? उत्तर हो गया। हालांकि आपको इतना नहीं करना था, एग्जाम में आपको बार बार नहीं करते रहना है, एक बार बस आपको याद हो गया तो यहां देखिए, यहां तो समझाने के लिए करना पड़ता है हमें, लेकिन आपको बार बार इतना नहीं करना है। पास की वस्तु दिख गई, निकट का ही दिख गया, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष ही हमें है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक। यहां देखिए पहले तो बोल रहा है अवतल दर्पण यहां पे है, दूसरा बोल रहा है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का, ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो भी क्या होगा वास्तविक होगा, ठीक है, जो भी वास्तविक होगा, जो रियल होगा वो रियल क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, ठीक है। वास्तविक है और वास्तविक है क्या है? उल्टा है, रियल और इन्वर्टेड होता है वो, वास्तविक उल्टा। फिर बोल रहा है कि वस्तु के आकार के बराबर हो गया। अब देखिए आप लोग बुक में जो है इस प्रकार का चित्र जरूर पढ़े होंगे, देखे होंगे। ये अगर हम ये अगर हम अपना क्या ले लेते हैं? दर्पण ले लेते हैं, तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हम ले लेंगे जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा। तो आप इस तरीके का जो है पिक्चर देखे होंगे बुक में। यहां पर अगर हम F बना लिए, यहां हमारा P हो गया, यहां हमारा C है, और C पे हम एक वस्तु को रख दिए हैं यहां पर। फोकस से होकर के इसको गुजार देते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार का आप जरूर देखे होंगे चित्र। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो वस्तु है कहां है? वस्तु हमारे सी पर है, वस्तु हमारे सी पर है। सी का मतलब वक्रता केंद्र हो गया, और ये बन कहां रहा है? तो ठीक इसी के नीचे बन रहा है, और जितना साइज यहां हम देख रहे हैं उसी साइज का हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र पर हो, तो क्या बनेगा? सेम साइज का बनेगा, ठीक है ना, वस्तु के आकार का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश किस घटना के कारण जो है हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहली बात कि आकाश जो हम नीला देख रहे हैं वो हमें पृथ्वी पर से नीला दिखाई दे रहा है। अगर हम जो है चांद पर चले जाएं या फिर अंतरिक्ष में जाकर के आप देखिएगा आकाश को, तो क्या वहां पर भी नीला दिखाई देगा? तो वहां पर वो नीला नहीं दिखाई देगा, वहां पे वो आपको काला दिखाई देगा। इसका मतलब है कि भाई पृथ्वी पर कुछ तो ऐसी घटना हो रही है जिसके कारण हमें पृथ्वी पर से आकाश कैसा दिख रहा है? नीला दिख रहा है। जबकि अगर हम पृथ्वी से ऊपर निकल जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो हमें काला दिखाई देता है। अब देखिए इसका कारण क्या है, ठीक है ना। आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। अब कहिएगा कि ये होता क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे वायुमंडल में जो है बहुत सारे धूल कण, जल वाष्प, चूंकि आप लोगों को पता होगा वायु क्या है, वायु तो मिश्रण है। तो हम देखें कि धूल कण है, जल वाष्प है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें हैं। तो जब इन कणों पर प्रकाश पड़ती है दोस्तों, तो ये कण क्या करते हैं? प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं और फिर पुनः उसे अपने चारों ओर बिखेर देते हैं, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है।
कि जो कण था, कणों के द्वारा पुनः प्रकाश के कुछ भाग को क्या कर देना, बिखेर देना, यही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम देखें कि इसी प्रकाश, चूंकि जब प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा होता है, तो देखिए दोस्तों आप लोग एक बात समझिए, कोई भी वस्तु हमें किसी रंग का जो दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे का एक्चुअल रीजन ये है कि जब लाइट उस पर पड़ा, जब लाइट किसी वस्तु पर पड़ा, ठीक है, तो वो वस्तु जिस रंग को हमारे आंखों पर क्या करेगा, परावर्तित करेगा, जिस रंग को हमारे आंखों पर वो रिफ्लेक्ट करेगा, हमें वस्तु उसी रंग का दिखाई देगा। ठीक है, तो हम देखें कि यहां पर कणों के द्वारा, वायुमंडलीय कणों के द्वारा, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन हुआ था, जो पूरा ये किया गया था, भेजा गया था, प्रकाश को वितरित किया गया था, तो उसमें कौन से रंग सबसे ज्यादा बिखरे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो बिखरा वो नीला रंग, इसीलिए हमें आकाश कैसा दिखाई दिया, हमें नीला दिखाई दिया। ठीक है, चलिए, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात के समय खुले आसमान में तारों के टिमटिमाने, तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? मतलब कि इनडायरेक्टली आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि भाई तारों का टिमटिमाना किसके कारण, तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा। प्रकाश का जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, उसके कारण हमें ये रात के समय आकाश में तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? देखिए, छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार बोल रहा है, तो यहां हम ऑप्शन पे तो बात करेंगे ही, लेकिन आप लोग एक बात ये भी समझिए कि छाया बनने के लिए, शैडो बनने के लिए जो अनिवार्य कंडीशन होते हैं, जो अनिवार्य शर्तें हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो एक लाइट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास लाइट सोर्स ही नहीं रहेगा, प्रकाश का स्रोत ही नहीं रहेगा, तो अंधेरे में जाकर के तो आप छाया ढूंढिएगा नहीं, भाई अंधेरा है, अंधेरा है तो वहां पर तो वैसे ही आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो एक लाइट सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा हम देखते हैं कि जो प्रकाश का पथ है, जो उसका मार्ग है, जिधर से प्रकाश गुजर रहा है, उसके मार्ग में एक क्या होना चाहिए, एक अपारदर्शी, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। अपारदर्शी का अर्थ होता है जिससे होकर के प्रकाश ना गुजर पाए। तो जब प्रकाश नहीं गुजरेगा, इसका मतलब है ये जो हमारा अपारदर्शी पदार्थ है, एक अवरुद्ध के तरह काम करेगा, एक ऑब्स्टेकल के तरह काम करेगा। ठीक है, तो इधर प्रकाश है, इधर लाइट सोर्स है, जब प्रकाश जो इधर से गुजर रहा था तो ये अपारदर्शी आ गया, एक ओपेक आ गया जो कि अवरुद्ध का काम कर रहा है, तो प्रकाश जो है इधर से पास नहीं हो पाएगा, पीछे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो फिर पीछे वाले हिस्से में जो एक काला पट्टी बनेगा इसका, वही काला पट्टी क्या होता है दोस्तों, वही होता है छाया, शैडो होता है। लेकिन शैडो को प्राप्त करने के लिए, छाया प्राप्त करने के लिए पीछे जो एक स्क्रीन भी होना चाहिए, नहीं तो आप कहां प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, ऐसे अगर रहता तब तो जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर आसमान में, उसका छाया हम जमीन पर देखते रहते, लेकिन हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है। जब वो क्लोज आ जाता है, नजदीक आ जाता है जमीन के, तब जाकर के हमें वो जमीन पर उसका छाया बनते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब कारण क्या था, हमसे बोल रहा था भाई जिम्मेदार क्या है, तो हम बोलेंगे प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। ठीक है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब कहिएगा सर ये क्या है, मतलब क्या इतना भारी भरकम लिख दिए हैं ऋजु रेखीय प्रसार। तो ऋजु रेखीय प्रसार का मतलब हुआ कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और ये जो सीधी रेखा में गमन करती है, इसी गुण को हम लोग कह देते हैं प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर से घूम फिर करके वही बात कि निकट की खराबी, मतलब कि निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोले थे? निकट दृष्टि दोष को बोले थे मायोपिया।
निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर उसको आप कहिएगा मायोपिया। देखिए ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है मायोपिया क्या? यहां है हाइपरमेट्रोपिया, नहीं होगा। प्रेसबायोपिया नहीं, ग्लूकोमा मोतियाबिंद। इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप ई नंबर यहां पर उत्तर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं दोस्तों? तो ये हाइपरमेट्रोपिया हम कहते हैं, देखिए साथ में लिख भी दे रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। निकट दृष्टि दोष को तो हम कह दिए, निकट दृष्टि दोष को हम कह दिए मायोपिया, मायोपिया कह दिए। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया आप कहिएगा दूर दृष्टि दोष को, दूर दृष्टि दोष को आप कहिएगा। प्रेस बायोपिया आप कहिएगा, प्रेस बायोपिया आप कहिएगा जरा दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष। ठीक, ये ग्लूकोमा मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। तो अब बोल रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है इसमें गलत करके भी आए थे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमें 20 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है। यहां कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर होगा एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में क्या किया गया, काले रंग की पतली पट्टियां बनाई गई हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि काली पट्टियों की एक जेबरा, तो भाई जेबरा थोड़े ना दिख जाएगा, ठीक है ना। यहां पे है घोड़ा, आप जेबरा बना दीजिएगा क्या? तो ये ऑप्शन नंबर बी तो हमारा पहले ही ऐसे ही हमारा कट गया। फिर कह रहा है कि काली पट्टियों का एक हमें घोड़ा दिखाई देगा, तो नहीं, काली पट्टियों का हमें घोड़ा दिखाई नहीं देगा। इसका उत्तर हो जाएगा कम चमक वाला एक हमें घोड़ा दिखाई देगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम उत्तल लेंस की सतह पर क्या कर दिए हैं, तो हम यहां पर बड़ी संख्या में काले रंग की एक पतली पट्टी बना दिए हैं, और इस काले रंग की पतली पट्टी बना देने से उसकी चमक में क्या हो गई, कमी हो गई। तो हम बोलेंगे कम चमक वाला एक घोड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन है ट्यूब में गैस, ट्यूब में ठोस धातु, फिर है ट्यूब में द्रव, ट्यूब में सीसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्यूब में ठोस धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सी नहीं बदलता है, बदलती है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन में से चेंज नहीं होगा, कह रहा है कि नहीं बदलती है। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, आप बताइए कि क्या प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करता है तो क्या उसका वेग, गति चेंज नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, आप देखिएगा कि वायु में चाल कुछ और है, कांच में चाल कुछ और है, पानी में, जल में चाल कुछ और है। तो हम देखिए कि अलग अलग माध्यमों में चाल वेग तो अलग अलग हो जाता है हमारा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं सीधे इसके उत्तर पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों ये चेंज नहीं होता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चेंज क्या हो जाएगा, वेग चेंज हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदलेगा, अपवर्तनांक भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, पानी, कांच, इन सभी का क्या है, वायु सबका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा आवृत्ति हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति नेचर पूछ रहा है लाइट का। तो आप कहिएगा कि लाइट जो है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करता है। ठीक है, मतलब कि तरंग और कण दोनों का गुण है उसमें। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि विवर्तन झंझरी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए
नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था, यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश नीला लगता है। तो अभी जस्ट हम लोग किए थे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो यहां पर देख लीजिए कि लघु तरंग दैर्घ्य तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए तो ये तो समाप्त हो गया हमारा। तो यहां पे था हमारा लाइट का प्रकाश चैप्टर का बीपीएससी के अलग अलग एग्जामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का यहाँ पे एनालिसिस था। अगर आप ये वीडियो कर लेते हैं तो प्रकाश का आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को यदि ये एनालिसिस अच्छा लगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार हम लोग अलग अलग चैप्टर का जो पीवाईक्यू है वो एनालिसिस लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।